नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी शिक्षक बंधुओं का वेलकम, अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है, और यही शिक्षा का प्रचार प्रसार, यही ज्ञान का प्रचार प्रसार आप लोग करते हैं और करने वाले हैं। आप गवर्नमेंट टीचर बनने जा रहे हैं। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी के प्रैक्टिस सीरीज चल रही है और यह प्रैक्टिस सीरीज का नंबर साथियों ये 27 है। जी हाँ, चलिए 27 में हम 25 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चनों की बात करेंगे। बेहतरीन लाजवाब एक से एक सेशन आपको मिलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू न्यू एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। तो कहीं बुक से या कहीं से कलेक्शन लेके ये क्वेश्चन नहीं लाया जाता, ना ही पुराने ईयर में जो क्वेश्चन है उनको कंबाइन किया गया है, जो नए क्वेश्चन है उनको कंबाइन किया गया है, और आपको जो पैटर्न है वहाँ पर कंबाइन किया गया है, ये पूरा तैयार किया गया है। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। मैं आपके साथ जयसवाल सर, आप सभी शिक्षक बंधुओं का, हर एक भाई बहन, एक गृहिणी का वेलकम है जिनका सपना है दोस्तों गवर्नमेंट टीचर बनना, गवर्नमेंट जॉब पाना। पहला प्रश्न है, ड्यूटेरियम निम्न में से किसका समस्थानिक है? ड्यूटेरियम की बात कर रहे हैं। एक नाम आपने, जब भी मैं ड्यूटेरियम नाम बोलूँगा या जब भी आपके मन में आएगा, ये क्वेश्चन आपके जहन में जरूर याद आएगा कि ड्यूटेरियम किसका समस्थानिक है। हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का। एक प्रश्न सभी को पता है, एक से दो प्रश्न आपके किससे पूछे जाते हैं? केमिस्ट्री से संबंधित पूछे जाते हैं और केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। तो ड्यूटेरियम किसका समस्थानिक है? ये दोस्तों हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के पहले बात ये जान लीजिए, तीन समस्थानिक होते हैं। एक होता है प्रोटेरियम H1, H2 ड्यूटेरियम, और ट्राइटेरियम H3 होता है। जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक तत्व कहलाते हैं। समस्थानिक तत्व किन्हें कहा जाता है? परमाणु क्रमांक समान रहे लेकिन इनका जो भार है अलग अलग होता है। दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, पत्तियों का रंग निम्न में से किसके कारण होता है? पत्तियों देखते होंगे जो लीव्स होती हैं, मैं थोड़ा चित्र के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये जो पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, लीव्स, इनका जो कलर होता है वो हरे रंग की क्यों होती हैं? ये पत्तियों की अगर बात करें, ठीक है, क्लोरोक्विन के कारण, क्लोरोफार्म, क्लोरोफिल, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, यानी CFC के कारण। किसके कारण होता है? देखिए दो नाम आएंगे आपके। एक नाम मैं बता देता हूं, एक आता है पर्णहरिम और एक नाम आता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल या पर्णहरिम के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक होता है पर्णहरिम और क्लोरोफिल। यह वर्णक पत्तों को हरे रंग का कारण बनता है। यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। इसका गठन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम तत्वों से होता है। और क्लोरोफिल ए और बी, ये दो प्रकार का होता है। ये आज आपको पहली बार जानने को मिला है कि क्लोरोफिल भी दो प्रकार का होता है, ए और बी रूपों में। ये सभी स्वपोषी पौधों में पाया जाता है, जबकि क्लोरोफार्म एक निश्चेतक के रूप में प्रयोग की जाने वाली एक दवा है। ये जो आपका क्लोरोफार्म दिया गया है, ये निश्चेतक के रूप में प्रयोग की जाने वाली एक दवा की बात करेंगे, मेडिसिन की बात कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, आई होप सभी प्यारे मित्र ने क्लास को लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हर एक क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह आपको बिल्कुल डिफिनेशन के साथ होगा, ताकि आप लोग इससे रिलेटेड और भी आपके क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग आसान से हल कर पाएँ। जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? देखिए प्रश्न यही आते हैं, यही से इर्द गिर्द प्रश्न थोड़ा बहुत घुमा फिरा दिया जाता है, ठीक है। तो जीवन की मूलभूत इकाई ऊतक है, रक्त है, कोशिका है, प्रोटीन है। आपका कमेंट, प्यारा सा कमेंट, हर एक भाई बहन का, प्यारे प्यारे भाइयों, प्यारे प्यारे बहनों का कमेंट, प्यारी सी कमेंट बिल्कुल आ चुकी है कि जीवन की मूलभूत इकाई की अगर जब भी बात करते हैं, कोशिका का नाम सर्वोपरि आता है। ऑप्शन नंबर साथियों सी की बात कर रहे हैं। कोशिका सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। रचनात्मक और क्रियात्मक दोनों रूपों की इकाई है। यह स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटा संगठित रूप है जिसमें सभी क्रियाएं होती हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से जीवन कहते हैं। और इसकी खोज 1965 में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। यानी कि जीवन की मूलभूत जो कोशिका है, यानी कोशिका की खोज सर्वप्रथम 1965 में रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका अध्ययन को कोशिका जैविकी या
साइटोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संख्या निम्न में से कौन कहलाती है? द्रव्यमान संख्या की बात कर रहे हैं। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की, देखिए संख्या मतलब संख्या, नंबर ऑफ मास जिसे कहते हैं, नंबर ऑफ मास। तो द्रव्यमान संख्या जो है कौन सा यहाँ पे कहलाएगी? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन संख्या का योग, योग मतलब होता है प्लस। इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या का योग, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन संख्या का योग, या उपरोक्त सभी। तो साथियों, द्रव्यमान नंबर ऑफ मास क्या कहलाता है? नंबर ऑफ मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। जो परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इन दोनों संख्याओं का योग ही द्रव्यमान संख्या या नंबर ऑफ मास कहलाता है। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्रक पर स्थित होते हैं। परमाणु में मुख्यतः 3 प्रकार के कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, सभी जानते हैं, और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है एक उदासीन कण होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन सभी लोग जानते हैं ऋणावेशित होता है। 5वां प्रश्न है, कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें। गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्न में से क्या होगा? भारहीन होगा, अपेक्षाकृत ज्यादा भार होगा, अपेक्षाकृत अल्प भार होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार क्या होगा? देखिए, गुरुत्वाकर्षण जब बल होगा नहीं तो घर्षण होगा नहीं, ना तो कोई चल पाएगा ना ही कोई कुछ कर पाएगा। तो मतलब क्या हो गया? ये क्या हो जाएगा? सभी लोग ध्यान करें, अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो वस्तु का भार बिल्कुल सभी लोग जानते हैं भारहीन हो जाएगा, कोई उसका भार ही नहीं रहेगा। क्योंकि वह जब गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तैरने लगेगा, और जो वस्तु तैरती है उसका भार कैसे पता कर पाएंगे? क्योंकि इसको पकड़ ही नहीं पाएंगे, उसको रख ही नहीं पाएंगे धरती पर, उसको तराजू या कांटे पर रख ही नहीं पाएंगे। शून्य घर्षण वाले बल सतह पर चलना अपेक्षाकृत आसान है, मुश्किल है, असंभव है, या इनमें से कोई नहीं। शून्य घर्षण बल, जहां पर शून्य घर्षण बल होता है, ठीक है, उसके सतह पर चलना अपेक्षाकृत साथियों असंभव है। कहते हैं ना मोटिवेशन पर, असंभव कुछ भी नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो शून्य घर्षण वाले बल सतह पर चलना अपेक्षाकृत बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि घर्षण बल है तभी हम चल पाते हैं। घर्षण बल है साथियों तभी हम क्या होते हैं, गाड़ियां चल पाती हैं, ब्रेक लग पाता है, सड़क पर गाड़ियां दौड़ती हैं, बाइक दौड़ते हैं, साइकिल दौड़ती है, हम और आप लोग चल पाते हैं, वो है घर्षण बल। तो डेंगू रोग वाहक या डेंगू रोग का वाहक एडीज मच्छर है, क्यूलेक्स मच्छर है, घरेलू मक्खी है, या एनोफ्लीज मच्छर है। तो डेंगू रोग वाहक की बात करते हैं, सभी यहाँ पे नोट करेंगे। डेंगू रोग वाहक आपका एडीज नामक मच्छर के काटने से होता है। डेंगू एडीज मादा मच्छर से, ये भी ध्यान दीजिएगा, यह एक विषाणु जनित रोग होता है। इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं? आंखों में सूजन, सिर एवं जोड़ों में दर्द, इसलिए डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, क्योंकि सिर एवं जोड़ों में ज़्यादातर दर्द होता है। दूध से दही बनना, सभी लोग जानते हैं दो साथियों, ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, क्यों है? पूरा डिफिनेशन समझते हैं। देखिए, रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज के तहत किसी नए पदार्थ की प्राप्ति होती है, परंतु नए पदार्थ से पुनः मूलभूत की प्राप्ति नहीं की जा सकती। ये दूध से दही तो बन गया, फिर दही से फिर दूध नहीं प्राप्त किया जा सकता, तो यह एक रासायनिक प्रक्रिया कहलाएगी। ठीक है, आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। 9 नंबर प्रश्न है। टोटल हम 25 प्रश्न करने जा रहे हैं। आपका सहयोग, आपका फीडबैक, आपका सपोर्ट लाजवाब है। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं, सभी शिक्षकों को सलाम करते हैं। कुत्ता मछली का आवास कहलाता है, नदी, तालाब, झील, समुद्र। देखिए, ये नाम ही अलग है, एक कुत्ता दिया गया है, मछली भी दिया गया है। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है जो लोग नहीं पढ़े हैं, और ज़्यादातर मुझे पता है 80% लोग इसका आंसर जानते होंगे, और आपने अभी तक कमेंट भी कर दिया होगा कि कुत्ता मछली का आवास या स्थल कहलाता है। सभी लोग जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं, समुद्रम। जी हाँ, समुद्र। ये सार्क परिवार से संबंधित है कुत्ता मछली। यह मछली खारे पानी में पाई जाती है। तो कुत्ता मछली किस प्रकार के पानी में पाई जाती है? खारे पानी पर, और इनका आवास समुद्र होता है। 10वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला
आमाशय है, यकृत है, आंत है या साथियों वृक्क है। तो मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला जो कहलाती है वह कहलाती दोस्तों यकृत। जी हाँ, यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल या रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम है? हवा का, जलधारा का, ध्वनि का, प्रकाश का। तो सभी लोग जानते हैं जब बारिश के मौसम होती है तो आप लोग देखते होंगे जो आवाज़ है, साउंड है बादल के गरजने की, वो पहले आ जाती है, बिजली फिर बाद में लपकती है, चमकती है। अर्थात दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं? या पहले चमकती है, आवाज़ बाद में आता है। देखिए दोनों में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। अब हम ये नहीं समझ पाते कि बादल जो गरजना आवाज़ पहले आएगी कि बिजली पहले आएगी। देखिए बिजली को क्या होता है, बिजली जब आती है, बिजली को कौन रोक सकता है? हवा में बिजली जो है तुरंत आपको नज़र आएगी। देखिए जब आप देर रात में देखेंगे हवा चलेगी तब भी आपकी लाइट जो है जहाँ भी टॉर्च लगाएंगे वो पूरी तरह से जलेगी। लेकिन अगर आप आवाज़ लगाएंगे तो आवाज़ क्या है आपकी उड़ जाएगी। अगर उधर सामने तरफ नहीं सुनाई देगी, जिस तरफ हवा चल रही उस तरफ ज़्यादा सुनाई देगी। यानी कि जो वेग है वह किसका अधिकतम होता है? प्रकाश का। तो ब्रह्मांड में अब तक ये ज्ञात है सबसे तेज गति प्रकाश की होती है। प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। मिनट नहीं साथियों, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। आप 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति पहुंच सकता है, इतनी तेज। वाह क्या बात है, लाजवाब जानकारी मिल गई। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती? किस अवस्था में अणुओं की मध्य दूरी होगी? यानी अणुओं की घनिष्ठता की बात करेंगे। ये बॉल है, इसके अंदर अणुओं की घनिष्ठता होगी तभी ये बॉल बन पाई होगी। ठीक है, और द्रव जो होता है ऐसे से होता है, और गैस तो और दूरियां होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है कि सबसे अणुओं के मध्य न्यूनतम दूरी, तो ये जो ठोस है ये न्यूनतम दूरी होगी इसमें अणुओं की, तभी तो ठोस बन पाया है। तो ये ठोस हमारा अवस्था है। कोई भी पदार्थ की ठोस अवस्था होगी, अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होगी। जैसे पत्थर हो गया, ठीक है, आप पत्थर ले लेंगे और इसमें एक तगा, ठीक है, कोई भी पात्र में बालू भर लेंगे तो बालू भी पत्थर के टुकड़े, लेकिन ये पत्थर एक अभी जुड़ी हुई है, घनिष्ठता इसमें, और बालू यहाँ पे क्या है, अभी घनिष्ठता नहीं है। तो ठोस अवस्था में हमारा क्या होगा, जिसकी पहला ठोस होता है, फिर द्रव होता है, फिर आपका गैस होता है। अगला प्रश्न है, पानी में से अशुद्ध, दही से मक्खन और गेहूं से छोटे कंकड़। यानी पानी में जो अशुद्धियां हैं उसको निकालना, दही से मक्खन निकालना और गेहूं से छोटे कंकड़ को निकालना, ये सारी अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? मिश्रण, पृथक्करण, छानना या ऊर्ध्वपातन। देखिए तीनों चीज़ें जब एक साथ दे दी जाती है ना तो हम क्या होते हैं दोस्तों साथियों, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो कन्फ्यूज टेंशन को दूर भगाइए, ठीक है, हंसिए और बेहतरीन तैयारी कीजिए। तो ये कहलाएगा दोस्तों पृथक्करण की क्रिया कहला जाएगी। ठीक है, और ऊर्ध्वपातन क्या है दोस्तों? यह वह क्रिया जिसमें ठोस से सीधे गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कपूर को जलाएंगे तो वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा। कपूर कैसा होता है? ठोस होता है, इसको जलाएंगे गैस में परिवर्तित हो जाएगा, तो यह ऊर्ध्वपातन कहलाता है। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। तो सभी जानते हैं सौर सेल का जब भी नाम आता है दोस्तों, सौर सेल मतलब होता है प्रकाश ऊर्जा की बात करेंगे। जी हाँ, सूर्य के प्रकाश की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, और इसका उपयोग कैलकुलेटर, घड़ी आदि यंत्रों पर किया जाता है। वातावरण के अनुरूप पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षणों को क्या कहते हैं? ध्यान पूर्वक समझिएगा। वातावरण के अनुरूप जो है पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले जो शारीरिक लक्षण होते हैं उनको अनुकूलन कहा जाता है, परजीविता कहा जाता है, रूपांतरण कहा जाता है, या दोस्तों उपरोक्त सभी कहा जाता है। तो सभी लोग जानते हैं वातावरण के अनुरूप, यहीं पर हमारा आंसर क्लियर हो गया था। वातावरण के अनुरूप, अनुरूप मतलब अनुकूलन की बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो शारीरिक लक्षणों को अनुकूलन कहा जाता है। जलीय जंतुओं में श्वसन कैसे होता है? तो सभी लोग जानते हैं किसके द्वारा होता है, नोट करें, ऑप्शन नंबर डी, गलफड़ों के द्वारा होता है। जैसे मछली, फॉर एग्जाम्पल मछली, तो मछली श्वसन की क्रिया किससे करते हैं? गलफड़ों के द्वारा करते हैं। घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा, जो घड़ी आप देखते होंगे सभी के हाथों में घड़ी बनी रहती है, 12 बजे, 8 बज गए, 9 बज गए, कितने बज गए, सभी टाइम, सभी समय, आज के लिए सभी के लिए कहते हैं ना टाइम इंपॉर्टेंट है। मेरे पास टाइम नहीं, किसी भी अगर पास जाएंगे एक ही शब्द लगाएंगे, अगर फ़ोन लगाते हैं, अरे यार टाइम ही नहीं मिल पाता। ये टाइम और समय की कीमत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो समय हम जानते हैं, ये जो घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा होती है, ये कौन सी ऊर्जा कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो साथियों ये हमारी कहलाती है कौन सी? यांत्रिक ऊर्जा। घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा होती है, और यांत्रिक ऊर्जा एक पदार्थ या प्रणाली की गति से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा या एनर्जी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मशीनों में काम करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा कथन जो है वायु के संबंध में सही नहीं दिया गया है? वायुयान उड़ते हैं, वायु में भार होता है, वायु स्थान घेरती है, वायु में रंग होता है। तो सभी लोग जानते हैं जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, वायु रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है। वायु मिश्रण गैसों का यह रंगहीन होती है, कलरलेस होती है। ये स्थान तो घेरती है, इसमें भार भी होता है, लेकिन यह कलरलेस होती है, रंगहीन होती है, गंधहीन होती है। छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण क्या होता है? वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या निमेटोड। तो सभी जानते हैं किसकी हम बात कर रहे हैं, छोटी माता एवं जो रेबीज रोग होता है। अगर आपको साथियों पता है तो कमेंट करें और अंत में बताएं। इस 25 प्रश्न में प्रैक्टिस सीरीज नंबर 27 में 25 प्रश्न करेंगे। 25 प्रश्न में आपके स्कोर 15 प्लस है, ठीक है, या 20 एबव आपका कितना स्कोर है, आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए साथियों 19 नंबर 19वां प्रश्न का आंसर जान लेते हैं, उत्तर जान लेते हैं। छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण हमारा ऑप्शन नंबर किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर वायरस की बात कर रहे हैं या विषाणु, ठीक है। छोटी माता एड्स एवं रेबीज रोग विषाणु या वायरस के कारण होता है, कहते हैं एड्स का रोग, ठीक है। किसी के पास एड्स हो और हम शारीरिक संबंध बनाते हैं तो चांसेस रहते हैं दूसरे पार्टनर को भी यहाँ पे होने का। तो ये चीज़ संबंध बनाने पर ये रोग ज़्यादातर फैलता है, ठीक है। तो रेबीज रोग कुत्ते के काटने से संबंधित, ये कारण विषाणु और वायरस के कारण होता है, ठीक है। आंत्रशोथ, पेचिश, ये रोग क्या है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। और टाइफाइड यह बैक्टीरिया के कारण होता है, कहते हैं टाइफाइड आ गया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं उसके कारण टाइफाइड जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। पीने के पानी में रोगाणुनाशक कौन कौन सा डालते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन, पोटेशियम क्लोराइड तथा क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन, पोटेशियम सल्फर तथा क्लोरीन। देखिए हमने ये सुना कि क्लोरीन तो डालते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो क्लोरीन हमारे 3 ऑप्शन पर दिए गए हैं, लेकिन क्लोरीन क्लोरीन 2 चीज़ दिया गया है, ये हमें नहीं। सल्फर तो यह गलत हो गया, तो हम डाल देंगे पहले ऑप्शन KMnO4 और Cl। क्या है? KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट और क्लोरीन यानी कि गैस, पानी में यह रोगाणु मुक्त हो जाती है। तो पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 और Cl। अब जान लेते हैं 5 प्रश्न और बचे हुए हैं, इनको भी अच्छे तरीके से समझते हैं और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर करते हैं और सिलेक्शन के चांस को और ज़्यादा दुगना तेज़ी के रफ्तार से बढ़ाते हैं। क्योंकि साथियों सपना है, ड्रीम्स है और साकार भी होगा। आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर यहाँ पे प्राप्त करना है और अपने सपने को साकार करना है और इस भारत देश को, शिक्षा जगत से उजागर करना है, विश्व में प्रथम स्थान बनाना है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्न में से आवश्यक होती है। कौन कौन सी आवश्यक होती है? सभी जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रवास एवं पर्णहरित, ठीक है। पर्णहरित यह नहीं भूलना है इस ऑप्शन को।
अगला प्रश्न दिया गया है, हम भोजन करते हैं और वह भोजन पाचन भी होता है। इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण किस पर होता है? आमाशय की दीवारों पर, छोटी आंत की दीवारों पर, बृहद आंत की दीवारों पर, यकृत की दीवारों पर। और आप लोग अगर डेली व्यूअर हैं और साथियों आपने सब्सक्राइब हमारा चैनल किया हुआ है तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन रिपीट किया है। मैंने बहुत पहले क्वेश्चन हमने किया था 2-3 महीने पहले भी, तो कुछ क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम छोटी आंत की दीवार पर जो भोजन पचित होता है, पचित होने के बाद जो कुछ पदार्थ होते हैं उपयोगी, वह अवशोषण किससे होते हैं? छोटी आंत की दीवारों से होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है? श्वेत फेफड़ा कैंसर एस्बेस्टस से होता है, पेपर से होता है, टेक्सटाइल से होता है, सिलिका से होता है। तो सभी जानते होंगे जो श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है दोस्तों, यह टेक्सटाइल से होता है। टेक्सटाइल कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों के फेफड़ों में रुई के छोटे छोटे कण सांस के द्वारा जमा हो जाते हैं और इसे ही श्वेत फेफड़ा कैंसर कहते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? 33 डिग्री सेल्सियस, 310 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस। देखिए आपके लिए लगता होगा ये क्वेश्चन है, लेकिन हमारे लिए 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे एक ही क्वेश्चन पर हमने तैयार कर लिया। कैसे? ऑप्शन को ध्यान से समझिएगा। देखिए मानव का शरीर सामान्य तापमान अगर डिग्री सेल्सियस में आता है तो 37 है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फारेनहाइट में आता है तो 98.6 फारेनहाइट। और दोस्तों अगर केल्विन में आता है तो 310 केल्विन। तो हुई ना दोस्तों 3 आंसर, और ये चौथा हमारा रॉन्ग आंसर। तो 3 से 4 प्रश्न हमने एक ही क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट कर लिया। चलिए 25वां प्रश्न देख लेते हैं। धातु के अमलगम में दूसरा तत्व कौन होता है? कार्बन, सोडियम, सोना, पारा। तो सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 90% लोग इस प्रश्न का उत्तर जानते होंगे। आप लोगों ने कमेंट भी कर दिया होगा कि धातु के अमलगम में दूसरा तत्व पारा होता है। तो साथियों डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और पारे को हम Hg से यहाँ पे डिनोट करते हैं। लगभग सभी धातु पारा के साथ मिलकर अमलगम का निर्माण करती हैं, लेकिन कुछ धातुएं अपवाद स्वरूप है, जैसे लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन और टाइटेनियम। ये दंत चिकित्सा के क्षेत्र में रजत या पारा का अमलगम महत्वपूर्ण होता है। तो साथियों ये रहे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने प्रैक्टिस सीरीज नंबर 27 में से 25 प्रश्न कंप्लीट कर लिया। बहुत ही बेहतरीन क्लास रही, आपका सपोर्ट बेहतरीन रहा, आप लोगों ने कमेंट किया, आप लोगों ने फीडबैक किया। इसी तरह तैयारी जारी रखें। हर सब्जेक्ट की आप लोग चैनल को विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले, और हर सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए, अपने प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए और सिलेक्शन पाइए, अपने सपने को साकार कीजिए। शिक्षागत में ज्ञान, ठीक है, ज्ञान और संस्कारों का प्रचार प्रसार कीजिए। आपका भी दिन अच्छा होगा और लोगों का भी दिन अच्छा हो, यही ठीक है मन में विचारों के साथ हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। मैं आपके साथ जयश्वास सर। सभी दोस्तों का नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।